नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर आपने जीएसटी को लेकर के तमाम खबरें देखी। सोशल मीडिया पर भी जीएसटी ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। बात यह थी कि जीएसटी में लगभग जो 4 टैक्स स्ट्रक्चर को जो मंजूरी दी गई है, जीएसटी काउंसिल ने जिसको हरी झंडी दी है, उसको लेकर के तमाम जो खबरें थी वो आती रही। लेकिन इन जो 4 टैक्स स्ट्रक्चर की जो बात आई, इसमें 5%, 12, 18 और 28% की बात कही जा रही है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप व्यापारी या कारोबारी हैं तो किस तरह से जीएसटी को लेकर के आप आगे की रणनीति बनाएंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? जीएसटी के अगर अमल में जब 1 अप्रैल से आएगा तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करने की अभी जरूरत और बाकी है। साथ ही साथ अगर आप गृहिणी हैं, आप स्कूल जाते हैं, हवाई सफर करते हैं या फिर मान लीजिए कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो सर्विसेज के मोर्चे पर आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि हमने गुड्स की तो काफी ज्यादा बात की, लेकिन सर्विसेज के लिहाज से क्या कुछ होगा? बार बार ड्यूअल कंट्रोल आप सुन रहे होंगे मीडिया में, अखबारों में या फिर ट्विटर पर ट्रेंड होते हुए देख रहे होंगे कि ड्यूअल कंट्रोल को लेकर के क्या रहेगा, जो टैक्स की वसूली राज्य करेंगे, सेंटर करेगी। इन तमाम चीजों पर आज हम जीएसटी पर सवाल करेंगे। और अगर आपके जहन में जीएसटी को लेकर के यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के कोई भी सवाल है, कोई भी उलझन है, तो आप हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। आपको नंबर बता देते हैं, 011-2309-7648 और दूसरा नंबर है 2309-7655। जीएसटी को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। और गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ टैक्स के बारे में जानकारी देने के लिए वेद जैन मौजूद है, जो कि आपको जीएसटी में टैक्स से जुड़ी जो जानकारी देने के लिए आपको वो समझाएंगे। वेद जैन जी, साथ ही साथ हमारे साथ अंशुमान तिवारी मौजूद है, जो कि आर्थिक जो बारीकियां हैं, जो आर्थिक विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से इसको अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। स्टार्टअप्स इतने सारे आ रहे हैं, उनको फायदा किस तरह से होता हुआ दिखाई देगा और तमाम जो आर्थिक पहलू हैं उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन जीएसटी पर चर्चा शुरू करें और आपके जो कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या कुछ जीएसटी की खासियत है जीएसटी के दरों को लेकर के। जीएसटी के लागू होने के बाद आम आदमी को राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 4 दरों को मंजूरी दे दी है। जीएसटी की पहली दर 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28% निर्धारित की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि जीएसटी के दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 50% वस्तुओं पर 0 कर लगेगा। ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5% का टैक्स लगेगा। There will be a zero tax rate in which several items, which approximately constitute 50% of the consumer price index basket, would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. So that would be zero rated, so that its impact in terms of inflationary pressure on common people is the least. वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक आम लोगों की सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5% होगी। जीएसटी में 12% और 18% की 2 मानक दरें होंगी। वहीं जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30 से 31% कर लगता है, उन पर जीएसटी की दर 28% होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्चतम दर से प्राप्त होने वाले कर से होने वाले अतिरिक्त राजस्व आय का इस्तेमाल आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर 5% रखने में किया जाएगा और आम उपभोग की कुछ वस्तुओं को 18% के दायरे में हस्तांतरित किया जाएगा। लग्जरी कारों, तंबाकू, एरेटेड पेय पदार्थों पर उपकर लगाया जाएगा और इसके साथ इन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जाएगा, जिससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। देखिए, जो इन डीमेरिट गुड्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लेवी कम हो, वो नहीं होगा। जितना एग्जिस्टिंग अमाउंट है उतना होगा। वो एक्स्ट्रा जो देते हैं 28 से ऊपर, वो सेस के रूप में देंगे, उसमें से कॉम्पेंसेशन फंड कर देंगे, ताकि टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल कॉम्पेंसेशन का बर्डन ना आए। जेटली ने कहा कि उपकर के जरिए बनने वाला मुआवजा कोष 5 साल के लिए रहेगा। जीएसटी लागू होने के पहले साल में राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक दर को बनाए रखना संभव नहीं है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के सेस की समीक्षा हर साल होगी और सेस की रकम से राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट,
DD न्यूज। चलिए तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और आप इस बीच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको दो नंबर्स बता दिए गए जिस पर जो आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, जिस पर आप सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले अंशुमन, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि वन नेशन वन टैक्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन हमें 4 टैक्स स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। लेकिन आइडिया यही है कि महंगाई को लगाम लगाई जा सके और साथ ही साथ जो रेवेन्यू है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सके या फिर उसको स्थिर रखा जा सके। तो अंशुमन जी, क्या ये जो 4 टैक्स स्ट्रक्चर हैं इसको पूरा करने की दिशा में क्या सक्षम साबित हो पाएगा? देखिए, ये वन नेशन वन टैक्स तो नहीं है, ये तो 3 टैक्स हैं, 6 स्लैब्स हैं, 2 अथॉरिटीज हैं और उसके ऊपर सेस है। तो पहली चीज तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है वो ये बताता है कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसने किस तरह से ये इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है और जिस तरीके का गिव एंड टेक होता है नॉर्मली इस तरीके की परिस्थितियों में, संघीय ढांचे में, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ स्ट्रक्चर था जो वो निकल कर आया है। महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय थी और इसलिए आप इन मल्टीपल स्लैब स्ट्रक्चर को देखिए। हालांकि जीएसटी ऐसा नहीं चाहिए था हमको, 6 दरों वाले ढांचे वाला जीएसटी की अपेक्षा हमारे पास नहीं थी, क्योंकि जीएसटी लगभग वैट जैसा दिखता है। वेद जैन साहब इस बात से सहमत होंगे। लेकिन इसमें कोशिश ये की गई कि हर स्तर पर महंगाई के कंसर्न को एड्रेस किया जाए। अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी जिन्स किस कैटेगरी ऑफ स्लैब में क्लासिफाई की जाएगी, पर ये लग रहा है कि जीएसटी काउंसिल लगभग सारी चीजों पर टैक्स लगाना चाहती है। उस पर टैक्स की रेट अलग अलग हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे नंबर के प्रोडक्ट होंगे जो जीरो टैक्स के दायरे में जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है। महत्वपूर्ण बात इसमें अरुण ये नहीं है कि हमारे पास 5-6 टैक्स के स्ट्रक्चर पहले से मौजूद थे। महत्वपूर्ण ये है कि इनपुट टैक्स, लेकिन आपको क्लैरिटी तो है अब आज की तारीख में कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ यही टैक्स देना है, ये नहीं कि वैट भी लग रहा है, एक्साइज भी लग रही है, सर्विसेज भी देना पड़ रहा है। तो उस मोर्चे पे तो क्लैरिटी कि आपको पता है कि एक ही टैक्स लगेगा इसको लेकर। एक और महत्वपूर्ण बात है जो जहां से ये जीएसटी फायदेमंद साबित होगा वो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्ट्रक्चर कैसे आएगा। एक क्लैरिटी है कि आपको इस स्लैब का टैक्स देना है और दूसरा इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्ट्रक्चर कैसे लागू होगा। तो जो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस जो लोग लगाते थे पर वो लागत में शामिल होते थे और उनकी वापसी नहीं होती थी, फाइनली वो वापस होंगे। तो आप लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि इस स्ट्रक्चर के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का ढांचा कैसे लागू। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जैन साहब, क्विकली आपका भी एक रिस्पॉन्स चाहूंगा इस पे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? क्योंकि मान के चले कि विंटर सेशन है, उसमें ये जो जीएसटी काउंसिल की सब जो दरें तय गई ये जाएंगी आगे। उसके बाद आपको 1 अप्रैल से लागू करना है, लोगों को लिटरेट भी करना है जीएसटी को लेकर के कि किस तरह से टैक्स फाइलिंग की जाएगी, किस तरह से टैक्स होगा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज को लेकर के तैयार आपको लग रहा है? एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पहले स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पहले 2 स्टेक होल्डर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर है व्यापारी वर्ग, इंडस्ट्री है, ट्रेडर है, जो भी है, और चौथा स्टेक होल्डर था इसमें कंज्यूमर। अभी तक जितनी बात हुई है तो अभी 2 ही स्टेक होल्डर आपस में चर्चा में लगे हुए थे और दोनों की डिबेट ऑन थी कि किस रूप में आएगा, कैसे आएगा। अब लगता है कि जो मेन जो सलाह है, जो सुलहनामा हुआ है, वो सेंटर और स्टेट में हुआ है और उस पे भी एक इशू के ऊपर गाड़ी अटकी हुई है कि वो डिवीजन कैसे किया जाएगा। ड्यूअल कंट्रोल के बारे में जो बात चल रही है वो भी एक इशू अपने आप में महत्वपूर्ण इशू अटका हुआ है। अब रह गई बात जो ट्रेडर और इंडस्ट्री की बात रह गई है, वो एक बहुत बड़ी चेन है और भारतवर्ष इतना बड़ा देश है और उसके इतने बड़े व्यापारी वर्ग इतना फैला हुआ है। अभी तक आज तक भी जीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी का ये नहीं पता लग रहा है कि क्या अल्टीमेटली स्वरूप होगा, आइडेंटिफाई नहीं हुई है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडस्ट्री को तैयार होने का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा। नॉट ओनली कंप्यूटर्स और इंटरनेट बट आल्सो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जिनको एक काम करना है, उनकी लिटरेसी, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगी। इसी तरह से जो कंज्यूमर है, उसके जो चौथा स्टेक होल्डर है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और कैसे आएगा, वो भी एक अपने आप में है। तो मेरा मानना है उसके लिए भी समय लगेगा। हालांकि सरकार की कोशिश जारी है कि आप 1 अप्रैल से उसे लागू करा सके। बिल्कुल जैन साहब, लेकिन जो हमारे कॉलर्स है वो भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल लेने की शुरुआत कर देते हैं। अरुणेश है हमारे साथ कोची से जो जुड़ रहे हैं। अरुणेश जी, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या सवाल है आपका? जो मेडिसिन के रेट हैं उस पे जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है? ठीक है। और जो एयरपोर्ट एरिया के अंदर में जो सामान मिलते हैं उन पे जीएसटी का क्या कोई इफेक्ट आएगा या अभी भी वो उस तरह से मांग नहीं रहेंगे? यानी जो मनमाना जो एमआरपी लेते हैं उस पर टैक्स तो खैर वो एक ही रहेगा। इसके अलावा कोई और सवाल आपका अरुणेश? नहीं।
शुक्रिया। जैन साहब, आप ये एड्रेस करना चाहेंगे कि मेडिसिन को लेकर के क्या कुछ रहेगा? नहीं, देखिए, मेडिसिन पे जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल क्लियरिटी है। अब आज की डेट में जो एक टैक्स, जब जीएसटी आएगा तो एक ही टैक्स होगा और एमआरपी के अंदर नहीं, लेकिन मेडिसिन शायद ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आयुर्वेदिक दवाइयां वो कुछ अलग कैटेगराइज होंगी, मेडिसिन, क्या इनका सवाल देखिए, दवाएं भी कैटेगराइज नहीं हुई हैं। हाँ। भारत में 2 तरह से दवाओं पर टैक्स लगता है। 12.5% औसतन दवाओं पर 12.5% वैट है और करीब 14 से 16% का एक्साइज ड्यूटी अलग अलग लगती है। इन दोनों के मर्जर के बाद इन्हें 12.5% की कैटेगरी में डाला जाएगा या 18% की कैटेगरी में डाला जाएगा, ये देखना बाद में देखना होगा। लेकिन माना जा रहा है कि शायद सरकार 2 कैटेगरीज में दवाओं को बांटेगी। लाइफ सेविंग ड्रग्स को 12% की कैटेगरी में रखने की कोशिश करेगी और जो थोड़ी प्रीमियम ड्रग्स हैं उनको 18% की कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करेगी। पर जो अंदर से चर्चा निकल रही है उस हिसाब से दवाओं पर टैक्सेशन की दर में थोड़ी बढ़ोतरी होने की गुंजाइश लग रही है। जैन साहब, लेकिन एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पे। हमने गुड्स की कई सारी बातें की हैं, सर्विसेज को लेकर के अभी निकल करके नहीं आ रहा कि किन सर्विसेज को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे गुड्स को एसेंशियल कमोडिटीज में बांटा गया है और एक लग्जरी प्रोडक्ट्स में बांटा, क्या सर्विसेज को भी इस तरह से किया जाएगा कि एसेंशियल सर्विसेज, लग्जरी सर्विस को अलग अलग कर दिया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए? कि इस तरह के लिए आप सर्विसेज के लिए भी कुछ देखेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, सर्विस टैक्स आज की डेट में 15% लगता है जी, और एक अबेटमेंट मिलती है कुछ पर जो इनपुट क्रेडिट के बारे में मिलती है। क्योंकि जीएसटी में पूरा क्रेडिट आ रहा है तो ऐसा अनुमान है कि देखिए सर्विसेज तो 18% में आएंगी और जो सर्विसेज जैसे मेडिकल और एजुकेशन की सर्विस है वो उसको एग्जम्प्ट करा जाएगा तो उसको वो 0 वाली कैटेगरी में लगाया जाएगा, 0% वाली में। मुझे सर्विस टैक्स के स्लैब नहीं लगता है कि 2 सर्विस टैक्स। ये हो सकता है कि जो हम जिसे कहते हैं कि जो प्रेजेंटिव मॉडल है, जिसे हम अबेटमेंट मिलती है, उन वाली सर्विसेज को कहा जा सकता है कि उनको 18 से उठा के शायद हो सकता है कि वो 12 में लाया जाए। और अगर, क्योंकि सर्विसेज का इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट का बड़ा इशू नहीं आएगा। ये अभी एक बड़ा भारी डिबेट है और इसलिए जीएसटी काउंसिल इस पर डिसाइड नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंशुमन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कॉलर ले लेता है हमारे साथ। मिथिलेश जयपुर से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या सवाल है आपका? हमारा सर सवाल ये है कि अगर ये जो लग रहा है, जीएसटी लग रही है, इसमें मजदूर आदमी के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? मजदूर आदमी के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, यानी कि एक आम जनता के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? सबसे एक बुनियादी सवाल है। अंशुमन, क्या इसको एड्रेस आप करना चाहेंगे? देखिए, पहली बार एक तो 0 टैक्स का स्लैब डालने की कोशिश की गई है और जैसा कि वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि फूड ग्रेन्स और शायद कुछ और चीजें, लेकिन जो बेसिक खाने के उत्पाद हैं वो 0 टैक्स में रखे जाएंगे और उसके अलावा जरूरी खपत की कई सारी चीजें शायद 5% के स्लैब में आएंगी। हमें एक चीज देखना होगा और कि 5% का स्लैब सबसे इंपॉर्टेंट है मजदूर और आम आदमी के लिहाज से। 5% के स्लैब में जीएसटी काउंसिल अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए कौन सी चीजें डालती है? क्या उसमें प्रोसेस फूड भी डालती है? क्या वो उसमें एडिबल ऑयल्स भी डालती है? क्या वो उसमें ऐसी चीजें, अगर वो चीजें इसमें आती हैं तो आप ये मान सकते हैं कि जीएसटी का जो बेसिक रेट है, 5% का रेट है, वो कॉमन मैन के हेल्प में होगा। मैं लौट के सर्विस टैक्स वाले उस पे आता हूं। जो जीएसटी का ग्लोबल स्ट्रक्चर है और जीएसटी का सिस्टम है, उस हिसाब से गुड्स और सर्विसेज के लिए एक ही टैक्स माना जाता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर सर्विसेज 18% के स्लैब में ही होंगी क्योंकि सरकार 2 तरीके के स्लैब नहीं बना सकती। सिर्फ इतना ही हो सकता है कि कुछ सर्विसेज को एग्जम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया जाए और अगर उनको एग्जम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया गया तो वो सर्विसेज उससे बाहर हो जाएंगी। नहीं तो सर्विसेज के लिए आमतौर पर एक ही रेट होगी और उस रेट में मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा लोगों को मिल रही, जो सर्विस अपना प्रोडक्शन करते हुए जिस सर्विस पे टैक्स चुका रहे हैं वो बाद में आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए ये समस्या नहीं है कि वो 18% का टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट बनाकर प्रोडक्ट की प्राइस पर इंपैक्ट करेगा जाकर। यही जीएसटी का फायदा है कि आप उसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैन साहब, जैसे कि अंशुमान कह रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना बाकी है, लेकिन सरकार कैटेगराइजेशन कैसे करेगी? क्या एक एक प्रोडक्ट को बताएगी? जैसे गुड्स की बात कर लीजिए, पैकेज फूड्स पे 5% लगेगा या 0% लगेगा या 12% लगेगा या जो भी और आइटम्स है, कि उनको क्लियरली सरकार जो जीएसटी काउंसिल एड्रेस करेगी कि ये प्रोडक्ट है, इस पे ये टैक्स लगेगा, या फिर एक तमाम जो एक पूरा खाका खींच देगी कि ये 15-20 प्रोडक्ट है, इस पे ये टैक्स लगेगा? तो ये रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी की काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। देखिए, इस बात को एड्रेस करने के लिए हमें बेसिक मुद्दे को देखने की जरूरत है। जीएसटी में सरकार का उद्देश्य पहला ये कहा कि आज की डेट में जितनी कलेक्शन होती है वो कलेक्शन पूरी आए। यानी कि अगर सेंटर और स्टेट जो एक्साइज से, सर्विस टैक्स से और वैट से जो कलेक्शन करती हैं वो आए। ठीक है। दूसरा, ये बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये कंजम्पशन पे लगता है, तो आम आदमी को और एक अमीर आदमी को ये बराबर का लगता है। हाँ। तो इसके अंदर एक डिबेट है आपस में। तो जब आप रेट को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आप पूरा ध्यान रखेंगे
कि आपके जो ओवरऑल कलेक्शन है, जो 5 में ले जाए 12 में, क्योंकि सरकार के पास स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है, जिस डाटा के अवेलेबल के हिसाब से सरकार कैलकुलेशन करेगी कि आज की डेट में अगर 22 लाख करोड़ रुपए की टोटल कलेक्शन करनी है तो वो 22 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन कैसे की जाए। ठीक है। कुछ आइटम को 5 में रखा जाए, किसी को 12 में रखा जाए, कुछ को 18। तो इसलिए जो ये रेट है, एक प्रेशर होगा सरकार के ऊपर आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कि जो जरूरतमंद की चीजें उनको 5 में लेकिन वो क्लैरिटी होगी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें नंबर होगा। आज की डेट में हर प्रोडक्ट के ऊपर एक नंबर, जैसे एचआई नंबर दिया जाता है, उस नंबर के ऊपर मार्क किया जाएगा, उस कोड के बेस पे रेट डिफाइन होगा, इसका रेट क्या है। अंशुमन जल्दी से एक पॉइंट उठाए क्योंकि फिर कॉलर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा चैलेंज है जीएसटी का, और इसीलिए ये हमें इस पे ध्यान रखना होगा कि जीएसटी भी आधा तैयार हुआ है। जब तक प्रोडक्ट्स को टैक्स स्लैब में क्लासिफाई नहीं किया जाता है, तब तक मेरे लिए जानना मुश्किल है कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा। और चूंकि मल्टीपल टैक्स रेट्स का स्ट्रक्चर है, तो क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स भी होंगे, उसका भी चैलेंज है। जैन साहब इससे सहमत होंगे। तो क्लासिफिकेशन में देखना होगा, क्योंकि वहां से डिसाइड होगा कि कितना टैक्स किस पर। तो क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी तक डिस्कशन में निकल करके, क्लासिफाई प्रोडक्ट को या कमोडिटी को किस तरह से करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल करके आ रहा है। चलिए, परमजीत हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। परमजीत जी का सवाल ले लेते हैं। परमजीत जी, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, ये जो टैक्स है जीएसटी, ये कौन से टैक्स की जगह लेगा, और सरल भाषा में बताए आम चीजों में टैक्स कितने % बढ़ेगा? आम चीजों में टैक्स कितना % बढ़ेगा? आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया। जैन साहब, अगर सिंप्लीफाई कर सकें, अभी तक शायद हम 14 से 18 टैक्सेस दे रहे थे, या उससे भी ज्यादा? नहीं, देखिए, विभिन्न राज्यों में विभिन्न टाइप के टैक्सेस लगे हुए हैं, और सेंट्रल की एक्साइज है, एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह है, सर्विस टैक्स है, स्टेट का वैट है, स्टेट का एंटरटेनमेंट टैक्स है, स्टेट की वो एंट्री टैक्स है, ये सारे टैक्स, परचेज टैक्स है, वो सब टैक्स सबस्यूम हो जाएंगे। ठीक है। उनका शायद मुद्दा सवाल ये है कि जैसे वो सिनेमा देखने जाते हैं तो उस पर नहीं लगेगा, वो जीएसटी ही लगेगा उनके ऊपर, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वो आम ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर, मेरा ऐसा मानना है, जैसे अरुण जेटली जी ने जो घोषणा की है, आम आदमी के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल ये कैलकुलेशन की जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो एक कंज्यूमर बास्केट बनाई हुई है कि कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, और ये कोशिश है कि उन प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा को या जीरो में रखा जाए, जैसे फूड ग्रेन को रखा है, और ये मिल्क है, वेजिटेबल है, और जो जरूरतमंद की चीजें हैं, जो बाय एंड लार्ज प्रोसेस एंड पैक्ड नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, वो 5% में आएंगी। और प्रोसेस एंड पैक्ड को ये माना जाएगा कि शायद ये आइटमें गरीब आदमी के लिए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितने की दूसरे लोग यूज करते हैं, तो शायद वो 12 में शिफ्ट कर दें, तो गरीब आदमी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार ये टैक्स रेट बनाएगी तो अपने आज के स्टैटिस्टिकल डेटा को, हर प्रोडक्ट को कितनी कंजम्पशन होती है, कितना टैक्स आता है, वो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन को कम नहीं होने देगी। रेवेन्यू के साथ समझौता नहीं होगा। रेवेन्यू कलेक्शन सरकार जैसे उनको पैसा मिलता है, इसलिए शायद सेस लगाया गया है। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि तंबाकू हो गया, जो लग्जरी गाड़ियां हो गई, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या एडिटेड ड्रिंक्स हो गए, उस पर सेस भी लगाया जाएगा, ताकि जो रेवेन्यू आपको मिलेगा उसके बदले में आपको जो आम जनता का जो उपभोग वाला सामान है उस पर आपको रियायत मिल जाएगी, या फिर कम टैक्स लगाया जाएगा। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन एक तरह से समझ में आ रही है अभी तक। क्या आपका महंगाई को नहीं बढ़ने दिया जाएगा जीएसटी आने के बाद में? महंगाई बिल्कुल पूरी तरह से काबू में रहेगी। दूसरी बात, सरकार का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, स्टेट्स में, सेंटर में किस तरह से जो कंपनीज ऑपरेट करें उनका क्या होगा, इसको भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं नासिक से। राजेश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट जो टैक्स फ्री गुड्स है, ये इनके ऊपर इसको टैक्स फ्री रखा जाएगा, या फिर इसको कुछ वापस इसका विचार होके टैक्स वाली लिस्ट में भी डाल सकते हैं? आपको एग्जांपल दे सकते हैं टैक्स फ्री गुड्स से? आप किस प्रोडक्ट या किस उसके तरफ? प्रोडक्ट का, जैसे मैं महाराष्ट्र से अभी हूँ, तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि पापड़ में अभी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। और जीएसटी आने के बाद, जैसे कि ये खान पान की चीज है, हाँ, और अभी टैक्स नहीं लग रहा है, हाँ, तो जीएसटी आने के बाद ये टैक्स फ्री रहेगा या फिर इसको टैक्स लग सकता है? ठीक है, ओके अंशुमन जी, ऐसे कई और भी सवाल है, क्योंकि कई सारी चीजें रिवाइज होंगी जहाँ पे टैक्स फ्री है, टैक्स हॉलीडेज वगैरह मिल रही हैं, क्या वो एज इट इज रहेंगी या किस तरह से होगा? वो दूसरा पहलू है टैक्स हॉलीडेज वाला। पहले मैं इसको ले लेता हूँ, जो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर है, जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट और सबसे ज्यादा चिंता और जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में अगर आप वैट और एक्साइज को देखें तो हमारे पास 4 स्लैब्स हैं। 3 से लेकर 9% का एक स्लैब है वैट का, विजयन साहब इससे सहमत होंगे, जिसमें बहुत सारे कॉमन कंजम्पशन के प्रोडक्ट आते हैं। 3%, 5% और 9%। और एक्साइज का एक स्लैब है 6% का, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। ये सारे स्लैब सबस्यूम होकर 5% के स्लैब में शामिल हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन के हिसाब से सरकार ये बताएगी कि 5% में वो कौन सी चीजें रखना चाहती हैं। इस स्थिति में भी, आज की परिस्थिति में, जब डबल टैक्सेशन है वैट और एक्साइज पर, तब भी एक बड़े पैमाने पर
प्रोडक्ट और बड़े पैमाने पर रॉ प्रोडक्ट टैक्स के नेट से बाहर है, जैसे पापड़ है। बहुत सारे राज्य फूड ग्रेन पर टैक्स नहीं लगाते हैं, कुछ राज्य फूड ग्रेन पर टैक्स लगाते हैं, जिसका संकेत वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तो अगर आप देखिए 9% की जो प्रोडक्ट है, अगर वो 9% के प्रोडक्ट पुश कर दिए जाते हैं 5% में, तो महंगाई में राहत मिलेगी और बचत मिलेगी। और उम्मीद है कि 9% के बहुत सारे प्रोडक्ट 5% में नीचे पुल किए जाएंगे। 6% के एक्साइज ड्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट 5% में आ जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन पर निर्भर करता है। तो बेसिक लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 5% का स्लैब है, और 5% की बास्केट जितनी बड़ी होगी उपभोक्ताओं को उतना ही फोकस है वहीं पे, मास कंज्यूम की मैक्सिमम चीजें शायद ये बात कही जा रही है कि उसको 5% के दायरे में लेकर के आके। अब दूसरी बात, जो टैक्स हॉलीडेज हैं वो राज्य सरकारें इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जीएसटी काउंसिल शायद अपनी अगली बैठक में ये डिसाइड करेगी जब ये डुअल कंट्रोल का मुद्दा तय हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने अगले 5 साल 10 साल के लिए निवेश पर तमाम तरीके की रियायतें दे रखी हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, और उन्हें वो उनके कमिटमेंट है, उनको पूरा करने के लिए जीएसटी काउंसिल से उनको बात करनी पड़ेगी। और शायद इसमें कोई फार्मूला अभी लेकिन मतलब क्लैरिटी अभी आनी और भी बाकी की बैठकों का दौर जारी रहेगा, और उस पर भी अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। इस बीच विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। विकास नमस्कार, मनी मंत्र में स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मेरा 2 सवाल है सर। एक तो है क्या, पहला सर्विस टैक्स तो ये तो जीएसटी आने पे तो बंद होगा ना? दूसरा सवाल ये कि खाने की वस्तु जैसे दाल चावल ये सब्जी, इस पे भी टैक्स लगेगा क्या? ठीक है, यानी वही बुनियादी सवाल है। वेद जैन सर, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सर्विस टैक्स की जो उन्होंने बात कही है कि किस तरह से उसको एड्रेस किया जाएगा सर्विस, क्योंकि 50% से ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में सर्विसेज को लेकर के मान सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर ले, तो इन चीजों को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, अगर आप इस सवाल को एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, सर्विस के बारे में, क्योंकि सर्विस टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, और आज की डेट में सर्विस टैक्स पे हर सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, एक नेगेटिव लिस्ट है जिसकी एग्जम्पशन है। ठीक है, तो वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। सवाल तो सिर्फ सर्विस टैक्स पे तो इशू इतना ही आया हुआ है कि टैक्स रेट सर्विस का क्या बनेगा, और सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सर्विसेज 18% की सर्विसेज आपकी महंगी होने जा रही है, 50% सर्विसेज होंगी, लेकिन महंगाई का इसलिए नहीं महंगी होंगी, 15 का 18 पड़ेगा, लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट पूरा मिलता है, क्योंकि सर्विसेज किसी न किसी चीज के लिए यूज होती है। बिल्कुल, वो तो मैं मान सकता हूं जो सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड है, उस सर्विसेज के ऊपर तो चैलेंज आ जाएंगे कि थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन सर्विसेज जो इनपुट के लिए दी जाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती हैं, उसके लिए होती हैं, उनमें समय इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। सर्विसेज में मैं नहीं समझता कितना बड़ा चैलेंज है, और जहां भी चैलेंज आएगा तो वो सरकार के पास एक जीरो एग्जम्प्ट कैटेगरी आएगी, तो उसमें वो लेके जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा मुद्दा इनका है उसके बारे में, जो ये जो उसके दाल चावल के बारे में बातें कर रहे हैं, उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें सभी ने, कि ये जो दाल चावल वगैरह वाले जो इश्यूज हैं, ये बेसिक बुनियादी चीजें हैं, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, तो एक्साइज ड्यूटी का आज की डेट में इनसे कोई लिंक नहीं है बेसिकली, अनलेस कि वो मैन्युफैक्चर होकर प्रोसेस होकर कुछ हो रहा है। तो और बहुत सारी स्टेटों ने अपने अपने स्टेट में हर चीज, कुछ चीज को एनकरेज करने के लिए कुछ कैटेगरी को एग्जम्प्ट किया हुआ है, कुछ के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। जैसे पहला सवाल था पापड़ के बारे में, तो महाराष्ट्र में हो सकता है कि पापड़ उद्योग को देखते हुए इस पे कह दिया हो कि साहब ये टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऐसी और भी स्टेट है जिन्होंने एग्जम्पशन दी हुई है। लेकिन जब हम वन रेट वन कंट्री वन टैक्स की बात करते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन बाय एंड लार्ज अवेलेबल नहीं होंगे, और ये मुद्दा जीएसटी काउंसिल में आज की डेट में भी डिबेट के ऊपर है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्पशन नहीं दे पाएंगे, और शायद उसी पे बैठकों का दौर जारी भी रहेगा। चलिए, इस बीच गगनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से, हमारे आखिरी कॉलर होंगे आज के। गगनदीप, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता नहीं है कि जो जीएसटी से रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारा? ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन सर ये पूछना चाहूंगा मैं कि जो टोल टैक्सेस जो हम पे करते हैं जब हम एक कंट्री एक स्टेट में एंटर करते हैं, हाँ। सर उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो टोल टैक्स कम हो जाएगा या बढ़ेगा सर? उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देंगे मेरे को। अंशुमन जी, शुरुआत आप करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, पहली चीज तो ये कि टोल टैक्स जीएसटी का पार्ट नहीं है। टोल टैक्स एक अलग स्ट्रक्चर है, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे टैक्सेस, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लगते हैं, प्रॉपर्टी पे इसका पार्ट नहीं। तो टोल टैक्स रेवेन्यू की बात पे आते रहेंगे। रेवेन्यू सबसे बड़ा कंसर्न है, और इसलिए अगर आप देखिए जीएसटी की 4 बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा और सारा विषय इसी पर निर्भर है कि राज्य और केंद्र सरकारों के रेवेन्यू कैसे प्रोटेक्ट किए जाएं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सरकार ने ये कमिट भी किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो उनके एक तरह से इंश्योरेंस दिया, गारंटी दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कि अगर उनके रेवेन्यू लॉस होंगे तो उनको रिकवर किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि रेवेन्यू के लेवल पर बहुत ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि सेस का प्रोविजन भी कर दिया गया, और सेस का प्रोविजन स्पेसिफिकली रेवेन्यू को कवर अप करने के लिए लाया गया है। ठीक है। हाँ, लेकिन जनरली रेवेन्यू की बायंसी कम होगी राज्यों के लेवल पर, क्योंकि जो टैक्स और शायद उसके लिए कॉम्पनसेशन किया जा रहा है, आपको
5 साल के लिए। टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो बहुत सारी स्लैब्स रिस्ट्रक्चर होंगी और दूसरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जो रिफंड्स आएंगे वो सरकारों का रेवेन्यू काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, वेजन साहब अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो रेवेन्यू की गिरने की बात है और बढ़ने की बात है उसमें बड़ी स्पष्टीकरण है। दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने आज अपनी प्रोजेक्शन और एस्टिमेट के बेसिस पे ये 5, 12, 18 और 28 बनाएंगे और प्रोडक्ट को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। अगर इसमें कोई इंक्रीज, जैसे मानते हैं कि जीएसटी एफिशिएंसी लाएगा, टैक्स में इंप्रूवमेंट होगी और टैक्स की बुओयेंसी बढ़ जाती है, तो सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा और सरकार फिर रिविजिट कर सकती है, उसी रेट को कम करें। उसी तरह से अगर ये लगता है कि इन टैक्स रेट की क्लासिफिकेशन के बेस पे कोई रेवेन्यू में बहुत सीरियस इंप्लीकेशन आ गया है, डाउनफॉल आ गया है, तो ये भी संभव है कि जीएसटी काउंसिल दोबारा मिलकर टैक्स रेट की रीस्ट्रक्चरिंग कर ले और या फिर प्रोडक्ट को शिफ्ट कर दे। ये आइडिया लगाए कि ये प्रोडक्ट तो ये तमाम चीजें ना कि जो हमने अभी 4 दरें देखी हैं, 5, 12, 18, 28, क्या जीएसटी काउंसिल के हाथ में होगा इन रेट्स को टिंकर करना, इनमें बदलाव लाना, लिस्ट को आगे पीछे करना, या ये बार बार मामला पार्लियामेंट के अंदर जाएगा? अगर इस पर कोई थोड़ी क्लैरिटी आप दे दें। सपोज मान लीजिए 5% अगर 4% करना है या 6% करना है बाद में आगे जाते हुए, ये तो उस समय पे कहां ये मामला जाएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से ये सारी पावर जीएसटी काउंसिल के पास है रेट की। ठीक है। लेकिन क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके बेस पे वो एक्ट बनेंगे। ठीक है। तो जो सीजीएसटी कहेंगे और स्टेट के एक्ट बनेंगे, तो टैक्स रेट वो एक्ट में नोटिफाई होंगे। तो जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी फिर अमेंडमेंट तो वहां पे जाके करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक्ट में कर देंगे तो एक्ट में तो फिर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने लिस्ट प्रिस्क्राइब कर दी रूल के अंदर एज में भी प्रिस्क्राइब और रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, तो हो सकता है फाइल नोटिफिकेशन। आखिरी सवाल अंशुमन जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स पे काफी लंबे समय से बात करना चाहता। स्टार्टअप्स को कितना बड़ा फायदा मिलेगा इस जीएसटी के आने से, एक तरह से अगर आप संक्षिप्त में इसको समेट सके तो? स्टार्टअप्स के मामले में क्लासिफिकेशन देखना होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स 3 तरीके के हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं, सर्विसेज स्टार्टअप्स और रिसर्च स्टार्टअप्स हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो रिसर्च की कैटेगरी में है और शायद उनको एग्जाम्पशन भी मिलेगा। ये देखना होगा कि खासतौर से जो बड़ी कंपनियां हैं, स्पेशली जो अभी जो जीएसटी लॉ, मॉडल जीएसटी लॉ जो जीएसटी काउंसिल ने पास किया है, उसमें उन्होंने जो ई कॉमर्स कंपनियां उनके लिए टैक्स स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है। क्लासिफिकेशन का वेट करिए, ये क्लियर होगा कि स्टार्टअप सर्विसेज में से कौन सी सर्विसेज आएंगी, लेकिन जो सर्विसेज रिलेटेड स्टार्टअप वो सब 18% की कैटेगरी में जाएंगे, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, तो एक तरह से जो जीएसटी काउंसिल ने जो ये कदम उठाया इस सप्ताह के, जो 4 स्ट्रक्चर तय किया है, 5%, 12%, 18% और 28%, और उस पर सेस लगा जाएगा 28% के ऊपर, तो इससे 2 महत्वपूर्ण बातें जो सुलझती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहली, आपके महंगाई को लगाम लगाने की दिशा में बेहद मदद मिलेगी, और साथ ही साथ जो लग रहा था डर के रेवेन्यू का नुकसान होगा, रेवेन्यू जो राजस्व सरकार लेती है, पैसा कमाती है, उस पर नुकसान होता हुआ दिखाएगा, तो वो जो सेस लगाया जाएगा तो उससे आपके रेवेन्यू को भी नुकसान नहीं होगा। तो विन विन सिचुएशन है आम जनता के लिए, क्योंकि 50% से ज्यादा कमोडिटीज हैं जो सीपीआई के बास्केट में, उसको आप बिल्कुल 0% की कैटेगरी में लाके रख देंगे, तो आप उस महंगाई के मोर्चे पर एक तो सफलता है सरकार के लिए। दूसरी बात, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, क्योंकि पंजीकरण बहुत ज्यादा सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, काफी क्लैरिटी एक तरह से आने वाली है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सरकार के राजस्व है उसमें कोई नुकसान होता नहीं दिखाई देगा। तो आज मनी मंत्र के इस अंक में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज।